IVM 1877 में पहली बार ऑफिशियली टेस्ट मैच खेला गया और उसके बाद टेस्ट मैच में एक लंबा सफर हमने देखा और ये एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी क्रिकेट रेड बॉल से होती है जहां पर सफेद जर्सी में क्रिकेटर्स मैदान पर उतरते हैं और 5 दिन ये क्रिकेट चलती है। लेकिन जब 1877 में शुरू हुआ तब दिन निर्धारित नहीं थे, यानी कि लंबे टेस्ट मैचेस चलते थे और उसके बाद ये एक बड़ा परिवर्तन आया टेस्ट मैचेस में कि 5 दिन का टेस्ट मैच होना शुरू हुआ। और उसके बाद अभी भी टेस्ट मैच की अपनी एक गरिमा है, एक अपनी एक पहचान है। और आज भी अगर आप जो तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो टेस्ट क्रिकेट की हमेशा अपनी मेमोरीज को ज्यादा शेयर करना पसंद करते हैं बनस्पत वनडे क्रिकेट के। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आज मैंने इंट्रोडक्शन टेस्ट मैच का इसलिए दिया क्योंकि ग्रीन पार्क कानपुर में टेस्ट मैच शुरू होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच में गुरुवार के दिन। और इस टेस्ट मैच के कई मायने हैं। सबसे बड़ा मायने तो यही है कि टेस्ट चैंपियनशिप का एक हिस्सा है क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो पिछले कुछ भिड़ंत हुई है टेस्ट क्रिकेट में, न्यूजीलैंड ने चारों खाने चित किया है हिंदुस्तान को। और ऐसे में क्या ये फैंस की लिहाज से जाए तो बदला लेने की बारी है। क्या एक रैंक टर्नर हमें देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन पार्क के मैदान पर, क्योंकि न्यूजीलैंड के कोच ने जिस तरह के इंडिकेशन दिए हैं उससे तो यही लग रहा है कि एक ड्राई पिच न्यूजीलैंड का इंतजार कर रही है ग्रीन पार्क में। हालांकि इस बार पिच क्यूरेटर वहां पे चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूं कानपुर में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे उनके व्यूज की बात करूं तो वहां पर बॉल थोड़ा स्विंग भी करेगा क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है इस बार कानपुर में। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आज हम बातचीत कर सकते हैं और खास तौर से प्लेइंग 11 क्या होगी भारतीय टीम की, इस पर भी बातचीत करेंगे। और 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा भाई है, हमारे साथ अयाज सर है। गुड मॉर्निंग सबा भाई और अयाज सर। पहला गुड सवाल तो मॉर्निंग। सबा भाई आपसे ही है सबा भाई कि टेस्ट मैच की शुरुआत कम से कम भारत के लिए अच्छी नहीं रही। पहले के राहुल इंजर्ड और ऑलमोस्ट बैटिंग लाइनअप अगर हम देखें चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को छोड़ के बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है। एक तरह से कहा जाए बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर हम बात करें। हाँ राजीव, पर ये मुझे लगता है कि शानदार मौका है चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे भी जो हमारी जो टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी है उनमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव तो है। मुझे लगता है कि वो अब अपने आखिरी दौर पर हैं, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो या फिर चेतेश्वर पुजारा ही क्यों ना हो। तो ये सही समय है चयनकर्ताओं को युवा पीढ़ी को सामने लाने का, आइडेंटिफाई करने का कि आने वाले 5 साल या फिर 7 साल तक कौन ऐसा यंगस्टर है जो रेड बॉल क्रिकेट में आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है या फिर वहां पर जगह ले सकता है। अब जिस तरह से इसके पहले जो ट्रांजिशन हुआ था राहुल, सौरव, वीवीएस के जाने के बाद, फिर हमने देखा था कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे ने बड़े आसानी से, या फिर रोहित शर्मा ने बहुत ही आसानी से, बहुत स्मूथ वो ट्रांजिशन होने दिया था। तो उसी प्रकार से ये समय है अब टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए कि कई सारे यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में या फिर इंडिया ए के लिए रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, और उनको अब आप ग्रूम करें टेस्ट मैचेस में। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, उनके पास चांस है इस जगह को भरने का। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को ऐड किया गया है। वहां दक्षिण अफ्रीका में हनुमा विहारी हैं। तो यही 3-4 प्लेयर्स हैं जो इस तरह के स्लॉट्स को फिल कर सकते हैं। और भी कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनके बारे में देखना पड़ेगा चयनकर्ताओं को। लेकिन अयाज सर थोड़ी मुश्किल तो है, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि आपके पिछले टेस्ट चैंपियनशिप के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, रोहित शर्मा दोनों टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं, ऋषभ पंत एक और नाम जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पारियां खेली वो इस स्क्वाड में नहीं है, और साथ ही कप्तान खुद विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देख रहा था अभी तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जिनके एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज पिछले 2 सालों से। तो ऐसे में क्या नंबर 1 रैंक न्यूजीलैंड के लिए एक मौका है कि हिंदुस्तान में वो आके और अपनी पोटेंशियल को, और जो अगर नंबर 1 का उनके पास सिंहासन है तो उसको प्रूव भी करें यहाँ पर? देखिए, बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, क्योंकि पिछली बार जब आई थी तो 3-0 हारी थी न्यूजीलैंड, और उनका रिकॉर्ड इंडिया में खास करके काफी बुरा रहा है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स पे उनके बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंडियन स्पिनर्स, और वही कोशिश रहेगी। हालांकि ये मुझे लगता है कि सेकंड स्ट्रिंग टीम है,
मैं ये इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी टीम नहीं है, लेकिन आपके जो रेगुलर प्लेयर्स है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, तो ये ज्यादातर अगर आप देखें तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ होती है आपके, उनको मौका मिला। जैसे सबा ने कहा कि ये बहुत बेहतरीन मौका है, खास करके मिडिल ऑर्डर में और टॉप ऑर्डर में अगर बल्लेबाज रन्स बनाते हैं तो इमीडिएटली वो सिलेक्टर्स के रेडार पे ऊपर और चढ़ जाएंगे। मुझे लगता है न्यूजीलैंड के लिए भी, इंडिया के लिए ये मौका है कि एक तरह से बदले की भाव जो है वो उनमें जागी होगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत बड़ा मौका था इंडिया को। नंबर 1 रैंकिंग तो थी ही टीम की, लेकिन अगर आप वो टाइटल जीतते तो बहुत कुछ जो डायनामिक्स हमने देखे इंडियन क्रिकेट में, जितना बदलाव आया है पिछले दो महीने में, शायद उतने बदलाव नहीं भी आते। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीम जो है जानती है टेस्ट क्रिकेट का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में काफी बुरा है, न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया में काफी बुरा है। कहीं ना कहीं कोशिश न्यूजीलैंड की, क्योंकि अब वो यहाँ आए हैं, कि कोशिश ये रहेगी कि उनका रिकॉर्ड सुधारे, यानी कि इंडिया में इंडिया को अगर हराते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, और नंबर 1 का जो उनका एक पोजीशन है उसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए और न्यूजीलैंड टीम के लिए ये एक तो उनकी कॉन्टेस्ट तो है ही, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स मिलते हैं, और इतना T20 क्रिकेट हाल में हमने देखा है, IPL का सेकंड स्टेज, उसके बाद वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह, कि बहुत से लोगों का ध्यान उठ गया टेस्ट क्रिकेट की जो रोमांच है, उसका जादू है, वो फिर से जगाने की कोशिश होनी चाहिए। एशेज अपनी जगह अलग है, न्यूजीलैंड और इंडिया का ये जो सीरीज है मेरे ख्याल से उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जी सबा भाई, हर्ष जैन ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है कि 2 सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन पिछले 2 सालों में 30 का भी एवरेज नहीं है उनका टेस्ट क्रिकेट में। रहाणे 19 के एवरेज से रन बना रहे हैं और चेतेश्वर पुजारा 25 से। क्या ये एक वरिंग फैक्टर है न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने, और वो कैश करना चाहेंगे इस मौके को? निश्चित रूप से वरिंग साइन है टीम इंडिया के लिए भी और इन दोनों इंडिविजुअल्स के लिए भी, कि रहाणे और पुजारा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो एक लंबे एक शानदार करियर की एक तरह से मुझे लगता है कि आखिरी फेज है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों प्लेयर्स शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर यंगस्टर्स आपको पुश कर रहे हैं अपनी जगह के लिए तो ये कई बार आपको इंस्पायर करता है। और इस समय इन दोनों को मालूम है कि इनसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी दोनों ही तरफ कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एक और बात है राजीव, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राहुल द्रविड़ के ये रिजीम में कम से कम हमें उस प्रकार का सब स्टैंडर्ड विकेट्स ना मिले जो हमने इंग्लैंड के विरुद्ध देखा था। अगर हम चाह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, बहुत जरूरी है कि ऐसा विकेट मिले जहां कम से कम चौथे दिन तक टेस्ट मैच चले। उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास जो तीनों एस्पेक्ट होते हैं खेल के, बैटिंग, स्पिन बॉलिंग और पेस बॉलिंग, इन तीनों का कुछ ना कुछ शोकेस करने का मौका मिले खिलाड़ियों को। तो मुझे ऐसे ही उम्मीद है कि अंडर राहुल द्रविड़ ये एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और कुछ ज्यादा ही विकेट ऐसा ना बने जहां पर 2 या 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए, और डस्ट बॉल बने या फिर टर्निंग ट्रैक्स कुछ इस प्रकार के आप बनाने लगे। तो सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बारे में क्या कहना चाह रहा था, कि एक उनके लिए एडवांटेज है कि ये घरेलू सीरीज है, आप पिचेस को जानते हैं, कंडीशंस को जानते हैं, और कुछ भी हो जाए, न्यूजीलैंड की स्पिन अटैक हालांकि 5 स्पिनर्स लेके आए, वो इतना उनके पास ना एक्सपीरियंस है, ना मेरे ख्याल से इतना एक्सपर्टीज भी है। तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है दोनों बैट्समैन को तगड़े रन्स बनाकर अपनी जगह, ना सिर्फ अपनी जगह संभाल ले लेकिन टीम को जिताए भी। लेकिन ये मेक और ब्रेक सीजन या सीरीज भी हो सकती है दोनों के लिए, अगर रन्स नहीं बनते हैं। इंडिया एक ही टीम वहां पर साउथ अफ्रीका में, वहां प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा सिलेक्टर्स पे भी, राहुल द्रविड़ पर भी, कैप्टन पर भी, कि किस तरह से इनको, ये दोनों प्लेयर्स जो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन किस तरह से एडजस्ट करे अगर उनका फॉर्म नहीं सुधरता है। बिल्कुल। और शुभमन गिल को लेके एक सवाल है अर्पण जी का। उनका कहना है कि वो शॉर्ट बॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं सबा भाई, और उनको साउथ अफ्रीका में खेलना ही चाहिए, और क्या उनके लिए ये 2 टेस्ट मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो इंडिया में खेलेंगे एज ओपनर? खबरें तो आ रही थी कि शुभमन गिल को पहले मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाएगा, पर अब चूंकि केएल राहुल चोटिल हो गए हैं तो फिर से उनको ओपन करने का मौका मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया है शुभमन गिल के ऊपर। अब शुभमन गिल के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं।
उनको मौका मिल रहा है, उन पर भरोसा दिखाया जा रहा है, और जितना आपके अंदर स्किल और टैलेंट है, अब समय आ गया है कि आप उसको कन्वर्ट करें अच्छे परफॉर्मेंसेस में। एक जो शुभमन गिल में मुझे आपने सही कहा कि शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं, पर कई बार शॉर्ट बॉल को खेलने की जो टेंडेंसी होती है उसके वजह से उनको जो बैट है वो बहुत ज्यादा बाहर से आता है, और वो एंगल क्रिएट हो जाता है जब वो सीधी वाली बॉल को खेलते हैं। मैं उनको मुश्ताक अली में भी वॉच कर रहा था, वहां पर भी कुछ वही स्थिति उनके सामने आई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो बैटिंग कोच है विक्रम, उनको बारीकी से देखना पड़ेगा उस एरिया को। अगर उस टेक्निकल एरर की वजह से एक पैटर्न आ रहा है उनके डिसमिसल में, तब मुझे लगता है कि वहां पर चेंज करने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है बैटिंग कोच और शुभमन गिल के ऊपर। पर हाँ, जिस तरह के खिलाड़ी हैं, एलिगेंट हैं, अपराइट खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकेटों पर उनकी जरूरत पड़ेगी और उनको रन बनाने होंगे। पर उसके पहले ये 2 टेस्ट मैचेस रन बनाने होंगे राजीव, क्योंकि कई सारे यंग प्लेयर्स अब आ रहे हैं जो दावा ठोक रहे हैं अपना। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे, और बुमराह मोहम्मद शमी के बिना क्या धारदार गेंदबाजी नजर आ रही है उस पर करेंगे, और क्या भारतीय टीम भी 3 स्पिनर खिलाएगा। और हमारे कुछ व्यूवर्स का न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को लेके सवाल है कि उनकी स्ट्रेटेजी जो रहती है, फिर हम उस तरह की स्ट्रेटेजी हम क्यों नहीं अपना सकते, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IBM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधा सवाल है अर्पण जी का सभा भाई से, और सभा भाई उनका कहना है कि माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जब हम जाते हैं तो ग्रीन विकेट्स हमको दिए जाते हैं, ग्रीन टॉप विकेट्स दिए जाते हैं, तो अगर हम डस्ट बॉल देते हैं तो फिर इसमें हर्ज क्या है? देखिए, अगर हमें ग्रीन बॉल मिलता है बाहर तो वो भी उचित नहीं है, यहाँ पर अगर डस्ट बॉल मिलता है तो वो भी उचित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत ने जो किया वो जो न्यूजीलैंड करता आ रहा है उसके जवाब में हमें देखना यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, हम ग्लोबल क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बना रहे, अगर हम चाहते हैं कि स्पेक्टेटर्स आए मैदान में मैच देखने के लिए या फिर टीवी पे मैच देखें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करें हर एक खिलाड़ी के लिए, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हों या फिर भारतीय खिलाड़ी हों। और अगर आपको याद होगा, इसके पहले इंग्लैंड के पहले जो सीरीज हुई थी, होम सीरीज हुई थी, चाहे वो इंग्लैंड के विरुद्ध हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुई, वहां पर भी हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां पर भी हम लोगों ने उन टीमों को हराया था। वहां की जो विकेटें थी, वहां पर इवन कॉन्टेस्ट हुआ था, वहां पर पेस बॉलर्स को भी मदद मिल रही थी, स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, बल्लेबाजों ने भी रन बनाए थे। मुझे याद है आपको जो धर्मशाला में वो टेस्ट मैच हुआ था, डिसाइडर था, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वहां पर अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे, अनिल कुंबले कोच थे, शानदार विकेट वहां बनाया गया था और अंत में भारत जीता था। उसी प्रकार से उसके पहले जब इंग्लैंड आई थी, जहां पर हमने मुझे याद है, आई थिंक 5-0 इंग्लैंड के विरुद्ध हम जीते थे, वहां पर ऐसे टेस्ट मैचेस हुए थे जहां पर 4th डे 5th डे कॉन्टेस्ट चला था, वहां भारत जीता था। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, मैं सिर्फ भारत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अगर हम जब बाहर जाते हैं वहां पर, और मुझे लगता नहीं कि आने वाले अब उस तरह के विकेट्स मिलते हैं। अगर हम इंग्लैंड में ही बात कर लें, अभी जो हम खेल कर आए हैं, वहां पर शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिला है, वहां पर स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों के लिए अच्छा कॉन्टेस्ट रहा है और मजा आता है मैच देखने में। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास उस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, प्लेयर्स हैं जो अच्छी विकेटों पे भी, स्पोर्टिंग विकेट्स पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और फॉरेन टीम्स को हरा सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए, वहां पर भी हम टीमों को हराते हैं, तो हमें किसी बात का भी डर नहीं होना चाहिए। सर, अमित अग्रवाल का एक सवाल है कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा वीक लग रहा है, तो क्या आपको लग रहा है 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, 3 स्पिनर और सिर्फ 1 सीमर के साथ हमें जाना चाहिए? थोड़ा डिफेंसिव मूव लग रहा है आपको, या आपको लग रहा है जो ये सजेशन है उस पर राहुल द्रविड़ सोच रहे होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से एक बॉलर, मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया था तब ऐसे होता था अक्सर कि एक ही तेज गेंदबाज होता था और कभी गावस्कर ने कभी ओपन कर दी बॉलिंग, कभी कुंदरन ने की, कभी टाइगर पतौड़ी ने कर दी, और बॉल रोल करते थे जमीन पर, ग्रास पर के शाइन निकल जाए और फिर स्पिनर्स आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आपके पास 2 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनको खिलाना चाहिए। उमेश यादव का रिकॉर्ड इंडियन पिचेस पे बहुत अच्छा है और हमेशा उनको यूज किया गया है इंडियन घरेलू मैच। दूसरे हैं मोहम्मद सिराज, जो बहुत ही उभर के आए हैं पिछले दौरे से, ऑस्ट्रेलिया के दौर से। और आपके पास 3 स्पिनर्स ऐसे हैं जो तीनों ऑलराउंडर्स हैं, रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है, अक्षर पटेल है, तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कुछ रन बने। वो भी ऑलराउंडर है यार सर, जयंत यादव भी टीम है,
जयंत यादव भी है, नहीं पर चारों को तो खिलाना मुश्किल है। मैं कहता हूँ किसी तीन को भी आप खिला ले स्पिनर्स को, तो आपके पास वो ऑलराउंडर्स भी है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टेल एंडर हो कि बैटिंग नहीं कर सकता हो। तो बैटिंग के लिए मेरे ख्याल से एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो ऊपर के 4-5 में है। आने वाले कौन है उसके बाद वो इतना इश्यू नहीं है। आपके अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर, खास करके पुजारा और रहाणे, वो सॉलिडिटी देते हैं और वो रन्स बनाते हैं। टोटल इंडिया में आपको कम से कम 350, 300, 325 का भी टोटल मिले, अगर पिचेस जिस तरह से हम जानते हैं बनती है, ना कि जिस तरह से सवा चाहते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से हम जानते हैं वैसी पिचेस अगर बनती है तो 300 रन अगर इंडिया बनाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वाली टीम को जीतने के लिए। पर यार 300 रन बनाने के लिए आपको विकेट चाहिए होंगे, वही मैं कह रहा हूँ। 300 अगर बन रहा है तो मैं मान रहा हूँ अच्छी विकेट है। अगर आप 150, 150 में आप फाइट कर रहे हैं और 2 दिन 2.5 दिन में विकेट खत्म, मैच खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम खराब विकेट तैयार कर रहे हैं। और ये ना बोले सबा, एक्चुअली गैरी स्टेट जो न्यूजीलैंड के कोच है, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये अभी हम लोग भी सीख गए कि अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो आपके पास विकल्प होने चाहिए स्पिनर्स के। 2 टेस्ट ही है लेकिन 5 स्पिनर्स लेके आए। और वो पहले ऑर्डर से होता था कि 3 या 4 तेज गेंदबाज खिलाएंगे और 3 खिलाने की भी बात कर रहे हैं जी। क्योंकि पहले क्या था, जब केन विलियमसन नए नए आए थे और सेंचुरी मारी थी और टेस्ट डेब्यू इंडिया में, मेरे ख्याल से अहमदाबाद में, उस वक्त वो ऑलराउंडर माने जाते थे, वो ऑफ स्पिन भी डालते थे। फिर उनके एक्शन का प्रॉब्लम आया और वो इन एंड आउट रहे हैं, तो एक बॉलिंग का चांस उनका विकल्प निकल गया। तो अब 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर साउथी और बोल्ट ही बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी बॉलर्स हैं। एक्चुअली काइली जेमिसन है जो बहुत तहलका मचाया था जब इंडिया गई थी न्यूजीलैंड, लेकिन इन पिचेस पे शायद उनको ना खिलाए। टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा से कि अगर विकेट्स ऐसी बने, स्पोर्टिंग है, ये नहीं है कि एक तरफा इतना एडवांटेज मिल जाए किसी टीम को। अगर स्पोर्टिंग विकेट बनती है तो ये कॉन्टेस्ट जो है टीम का बहुत जबरदस्त रहेगा। हालांकि इंडिया के मेन प्लेयर्स इसमें काफी मेन प्लेयर्स नहीं है सभा भाई, लेकिन मेन तो कॉन्टेस्ट दिख रहा है। नंबर 4 और 5 में खेलेगा कौन हिंदुस्तान में? सूर्य कुमार यादव फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 44 के एवरेज के साथ दावा ठोक रहे हैं, और अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो 52 के एवरेज के साथ बैटिंग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें। अब क्योंकि पहला सिलेक्शन श्रेयस अय्यर का है और इंग्लैंड दौरा याद करें तो रिप्लेसमेंट के तौर पे सूर्य कुमार यादव भेजे गए, और उससे भी पहले जाए तो हनुमा विहारी उस जगह पे टीम के स्तंभ के तौर पे खेलते थे। हनुमा विहारी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गए, अब बचे हैं ये 2 खिलाड़ी। ये कैसे आप देखते हैं? मुझे सबसे पहले तो हनुमा विहारी पे बड़ा सवाल आता है जहन में कि उनके जैसा बैट्समैन जिसने टेस्ट मैच बचाया पूरे दिन बैटिंग करके, उनके कंट्रीब्यूशन को दरकिनार करके आप एक मिडिल ऑर्डर तैयार करना चाह रहे हैं, उनकी गलती क्या है और ये 2 खिलाड़ी में से कौन खेलता नजर आ रहा है? राजीव, हनुमा विहारी चलिए, उनको तो चयन हुआ नहीं, उनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। अब किस कारण से भेजा गया वो कवर अप करके भेजा गया, वही मैं राजीव कह रहा हूँ। क्योंकि अब चयनकर्ताओं से बात हो नहीं सकती है तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल है किन कारण से उनको भेजा गया, और इसके पहले भी हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पर अभी अगर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर का नंबर पहले आना चाहिए। अब सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड इस वजह से भेजा गया था क्योंकि उस समय श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, नहीं तो श्रेयस अय्यर का हमेशा से ही नंबर सूर्य कुमार यादव के ऊपर आएगा। श्रेयस अय्यर का रेड बॉल क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पर प्रदर्शन, इंडिया ए में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। और ये अच्छी बात है कि अब चूंकि राहुल द्रविड़ एक कोच बनकर आ गए हैं तो उनकी कोशिश यही होगी कि एक तरह का पैकिंग ऑर्डर बन जाए। जो इंडिया ए में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका नंबर पहले आएगा, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स आएंगे। अगर आप देखिए कुछ उसी प्रकार की स्थिति इस समय इंडियन ओपनर्स की हुई है। मयंक अग्रवाल को पहले मौका मिला क्योंकि मयंक अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया था इंडिया ए में। अब इस समय प्रियांक पंच और अभिमन्यु ईश्वरन आपके 2 युवा ओपनर्स हैं जो इस समय दक्षिण अफ्रीका में हैं। तो उसी प्रकार से मिडिल ऑर्डर में भी उस तरह का ऑर्डर बन गया है। तो सबसे पहला नाम उसमें श्रेयस अय्यर का आता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, कप्तान रह चुके हैं मुंबई के लिए, और ओवरऑल पिछले 3 या 4 सालों में उनका प्रदर्शन रेड बॉल क्रिकेट में लाजवाब रहा है। मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं इस समय 11 में खेल। अयाज सर, एक सवाल न्यूजीलैंड को लेके आया है, कसाट साहब का ही सवाल है कि मौजूदा समय पे न्यूजीलैंड वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट क्रिकेट में, क्या उनको फेवरेट माना जाए इस सीरीज को जीतने के लिए कंडीशंस के लिहाज से? और खुद न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि अब वो अंडरडॉग की तरह नहीं आए हैं इस सीरीज में, वो एक चुनौती देने के लिए आए हैं और एक चैंपियन टीम है और चैंपियन की तरह खेलेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की जो ट्रेजेक्टरी रही है पिछले 2 साल में, टेस्ट क्रिकेट में ही अगर आप देख लें तो बहुत जबरदस्त रही है। व्हाइट बॉल में तो है ही, हम जानते हैं
2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप, फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट थे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है और इंडिया को हराया है। तो ये एक कांटे का टक्कर हो सकता है। इसमें फेवरेट अगर आप रैंकिंग से जाए तो नंबर 1 टीम है तो फेवरेट उनको मानना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो भी टीम आती है वो एक्चुअली अंडरडॉग बन जाती है, भले रैंकिंग जो भी हो आने वाली टीम की, टूरिंग टीम की। यहाँ पर ये हो गया है कि आपके काफी सीनियर प्लेयर्स जो है वो नहीं खेल रहे हैं। रोहित नहीं है, विराट नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है। इससे काफी फर्क पड़ सकता है टीम कॉम्बिनेशन सही लाने के लिए। हमारी इतनी बहस जो चल रही है कि मिडिल ऑर्डर कैसे बनेगा, यही बताता है, दिखाता है हमको, दर्शाता है कि इतना आसान नहीं है द्रविड़ के लिए भी, ना अजिंक्य रहाणे के लिए पहली टेस्ट मैच में, फिर विराट जब आएंगे तब। क्योंकि मैचेस जीतने के लिए आपको एक तो एक्सपीरियंस चाहिए और क्वालिटी चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में इंडिया थोड़ी पीछे रह गई है सीरीज में, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर जो है उनको रेस्ट किया गया है और एक्सपीरियंस इतना है नहीं। सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड में इसलिए इंक्लूड किया है कि उनके पास 10 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऊपर आपके टॉप में जो है शुभमन गिल वगैरह जो है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम अंडरडॉग नहीं है, लेकिन बराबरी से उतरेगी टीम पर मैदान में इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया होम पिचेस पे, होम सिचुएशन में इंडिया बहुत ही मजबूत टीम रहती है। से पहले अर्पण जी ने पूछा है कि 9 बजे कल टॉस होगा तो क्या थर्सडे और फ्राइडे को खेल नीति नहीं होगा, लेकिन हम अर्पण जी आपको ये जानकारी दे दें कि हम लोग 9 बजे कल शो कर रहे हैं। टॉस के टाइम पे ही हम शो करेंगे ताकि आपको प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमें क्या कुछ बैलेंस के साथ उतर रही है उसके बारे में, और ग्रीन पार्क जहां मैंने भी काफी क्रिकेट खेली है उसके बारे में आपको बताएंगे। और पिच क्यूरेटर क्योंकि बदल दिए गए हैं तो अब वो 500 रुपए का नगद पुरस्कार जो हमेशा मिलता था शिव कुमार जी को, वो अब इस बार किसको जाएगा मैच खत्म होने के बाद, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल द्रविड़ एज अ कोच, काफी सवाल आ रहे हैं सबा भाई, और एक सवाल तो अर्पण जी का है कि जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, क्या सबसे बड़ी चुनौती द्रविड़ के सामने ये है कि उनकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम नजर आई उसको कैसे दूर किया जाए? खासतौर से विराट कोहली को लेकर सवाल है, वो तो खैर दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन सवाल यही है कि 6-7वें स्टंप की गेंद वो चेस करके लगातार आउट हो रहे थे, कभी कवर ड्राइव के लिए, कभी पोक कर रहे। क्या इन सब चीजों पे द्रविड़ काम करेंगे? जितनी भी प्रॉब्लम है, अजिंक्य रहाणे हो, चेतेश्वर पुजारा की इनकमिंग डिलीवरीज पे जैसे दिक्कतें आ रही थी, द्रविड़ के सामने क्या T20 से ज्यादा चुनौती आप टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में चुनौती काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अलग प्रकार का नैरेटिव होता है टेस्ट मैचेस में। वहां पर आपको स्किल पर काम करना होता है, पर उससे ज्यादा आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए वो जो एस्पेक्ट है उस पर काम करना होता है। और जहां तक मैंने राहुल द्रविड़ को देखा है कोच के रूप में इंडिया ए के लिए, अंडर 19 के लिए, उनकी जो तवज्जो होती है वो ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर होती है। उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि अभी तक जो आपने किया है एक बल्लेबाज के रूप में डोमेस्टिक लेवल पे, उसी को आपको और आगे बढ़ाना है। और वो तभी इंटरवीन करते हैं तकनीक में जब उनको लगने लगता है कि एक पैटर्न आ गया है एक खिलाड़ी के आउट होने पर, एक ऐसा एरिया है जहां पर बार बार बॉलर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तभी वो स्टेप इन करते हैं। उसके अलावा उनको लगता है कि उनको हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप मानसिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आपका स्ट्रांग टेम्परामेंट रहेगा, तो कई सारे डिफिकल्ट फेजेस आप हमेशा ओवरकम कर सकते हैं। और ये वो पर्सनल जो एग्जांपल है उनका, वो खुद कई बार इसको सामने लेकर आते हैं। उनके भी टेस्ट करियर में कई सारे ऐसे दौर आए थे जहां पर ऐसा लगने लगा था कि उनको रन बनाना बड़ा कठिन हो जा रहा है, वहां से वापसी उन्होंने कैसे की, इन सभी बातों पर वो ध्यान देते हैं। और कुछ वही उनका प्रयास रहता है बैटर्स के साथ काम करते समय भी। और मुझे लगता है यही चीज हमें टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिलेगी जब वो मेहनत करेंगे टेस्ट बैटर्स के साथ। और ये बहुत बड़ी बात है राहुल द्रविड़, वो कभी भी चाहते नहीं है कि इस लेवल पर आकर वो बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए तकनीक में। उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक से, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्ट बैटर के लिए आर्ट ऑफ स्कोरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जिसके मास्टर हो चुके हैं आर अश्विन इंडियन पिचेस पे।
कैसे आप उनका फॉर्म देख रहे हैं? क्योंकि T20 में बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, और 7 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम देखें तो 52 विकेट है, जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन एक बड़ी समस्या भी रहती है न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ कि आप स्वीप शॉट से कैसे बचें। आपको याद होगा अयाज सर, जब हम हारे एक टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो जो रूट एंड कंपनी ने स्वीप मार मार के अश्विन और जडेजा को लैंडिंग प्रॉब्लम कर दिया था। क्या ये शॉट बड़े सही तरीके से अप्लाई करेंगे रॉस टेलर, केन विलियमसन, टॉड लैथम है उनके पास जो एक और अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं? क्या ये स्वीप शॉट बनाम स्पिन गेंदबाजी मुकाबला देखा जाए ग्रीन पार्क में? हो सकता है, क्योंकि स्वीप शॉट बहुत इफेक्टिव होता है खास करके इंडियन पिचेस पे, लेकिन उसको सही खेलना, उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीप शॉट ग्रैहम बूच और डेविड गावर के जमाने से मैं देखते आ रहा हूँ कि आके किस तरह से स्वीप शॉट खेलते थे अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, और मैचेस जिताए भी है इंग्लैंड को, लेकिन बहुत सी मैचेस हारे भी है। क्योंकि अगर आप स्वीप शॉट, जैसे पिछली सीरीज में हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के को अलग रख दे आप, तो बाकी बैट्समैन जो है वो फंस गए थे स्वीप शॉट खेलने में भी। और यहाँ पर मेरा मानना है कि एक्चुअली अश्विन हमारे ट्रम्प कार्ड है इस सीरीज में। हमने बहुत इन डिटेल बात की पुजारा और रहाणे के बारे में, लेकिन मैं मानता हूँ ये 2 टेस्ट मैचेस में अगर कोई एक क्रूशियल प्लेयर है, एक्स फैक्टर है दोनों टीम में, वो है आर अश्विन। अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में फिलहाल चल रहे हैं वो, और वो ऐसे गेंदबाज है जो मेंटली चैलेंज करते हैं बैट्समैन को। अगर स्वीप शॉट खेल रहा है तो किस तरह से एंगल वेरी करेंगे, फ्लाइट वेरी करेंगे, डिलीवर किस वक्त वो बॉल को छोड़ते हैं, थोड़ा लेट छोड़ते हैं, थोड़ा अर्ली छोड़ते हैं, ताकि बैट्समैन खुद जो है उनकी जाल में फंसे, गलतियां करे, और वो स्वीप शॉट खेलते हुए भी गलतियां हो सकती है। तो बहुत मास्टरली फॉर्म है आर अश्विन का। और मेरे ख्याल से अगर न्यूजीलैंड के प्रेपरेशन में फिलहाल भी आज रात को भी शायद उनको अगर नींद नहीं आया किसी वजह से, केन विलियमसन को, वो इसी वजह से होगी कि अश्विन के बारे में हम क्या करें। और वही हाल अक्षर पटेल को लेके भी होगा सबा भाई, क्योंकि जब अक्षर पटेल इंक्लूड किया गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि स्वीप शॉट खेलना बंद करा दिया, क्योंकि जिस स्पीड से वो गेंद डाल रहे थे और उनका जो आर्म बॉल था वो बार बार आपको रोक रहा था कि आप अक्रॉस द लाइन खेलें। क्या वो एक चीज होगी जो न्यूजीलैंड को परेशान कर रही होगी? ठीक है, आप स्वीप तो खेलेंगे, बट उनके पास भी एक बॉलर है कि आपने लाइन मिस किया तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, और इंग्लैंड का वही हाल हुआ था भारत में। इसी वजह से राजीव बहुत जरूरी होता है कि आप किस तरह का होमवर्क कर मैदान में उतर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूजीलैंड की टीम विश्वास करती है प्रिपरेशन में। उन्होंने सारे के सारे जो वीडियो फुटेज हैं अक्षर पटेल के, जब उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध गेंदबाजी की थी, भारतीय कंडीशन में उसको रीड किया होगा, और उनको किस तरह से खेलना है ये वो तैयारी कर आए होंगे। देखिए, स्वीप शॉट खेलना बड़ा आसान है, पर स्वीप शॉट कब खेलना है ये बहुत जरूरी होता है। वो आप तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकते हैं जब आपका डिफेंस स्ट्रांग हो। से तो सबा भाई को हायर करना चाहिए न्यूजीलैंड को, इनसे बढ़िया स्वीप शॉट उस टाइम में खेलता नहीं था कोई। मुझे लगता है वैसे भी विकेट कीपर की आईसाइट बहुत अच्छी होती है, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, तो जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखिए, स्वीप के लिए लाइन की जरूरत नहीं होती, स्वीप के लिए लेंथ की जरूरत होती है। अगर लेंथ से ही पकड़ लेते हैं तभी आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं। और इसीलिए अक्षर पटेल को, अगर आपको याद होगा, को वो उस तरह की डिलीवरी देते नहीं है जहां पर आप स्वीप कर सके। उनकी हमेशा डिलीवरी ऊपर रहती है या फिर वो गति परिवर्तन कर बॉलिंग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि स्वीप शॉट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट करने लगते हैं, तब बोलने लगता है कि अब मैं कहां से विकेट लूं, फिर आपके पास विकल्प बनता है स्वीप शॉट खेलने का। और मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो ना ही केवल कन्वेंशनल स्वीप पर, वो रिवर्स स्वीप का भी इस्तेमाल करेंगे, और वो इफेक्टिव तब होगा अगर आप तैयार हैं अच्छे डिफेंस के साथ। अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा तभी आप रन्स बना सकते हैं टेस्ट मैचेस में। राजीव सर, क्योंकि मैच ग्रीन पार्क में है, 1983 में आखिरी बार हम टेस्ट मैच हारे थे, और जो मैंने पढ़ा और जितना सुना है कि मैल्कम मार्शल ने बैट छुड़वा दिया था सुनील गावस्कर से, जिस तरह से बाउंसर मारा। फिर अगले मैच में मार्शल के हाथ से गेंद छुड़वा दी थी, सनी भाई ने बहुत पिटाई की थी कोटला में उन्होंने। ये ग्रीन पार्क में हारती क्यों नहीं है भारतीय टीम? 38 साल हो गया है अब तो यार सर अजय हैं, और अच्छी बात है कि पहला टेस्ट मैच हम ग्रीन पार्क में ही खेल रहे हैं। पहले तो ऐसा रेपुटेशन था 83 से पहले कि अगर आप ग्रीन पार्क गए तो वहां 5 दिन मैच चलेगी और ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सपाट पिच होती थी। लेकिन जिस तरह से वो मैच और मैं तो देखा था वो मैच 83 में, जिस तरह से क्या हुआ था सर? वाकई बहुत तीखी गेंदबाजी की थी मार्शल ने, उसमें बहुत तीखी गेंदबाजी थी, और खास करके उस पिच पर, क्योंकि सब जानते थे कि कानपुर की पिच पे जान नहीं है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज की अटैक, उनको पिच से कोई सहायता की जरूरत नहीं थी। और मैल्कम मार्शल क्योंकि इतने ऊंचे नहीं थे कद के, जैसे
कोर्टनी वॉल्श हो या एम्ब्रोज हो या माइकल होल्डिंग थे, वो काफी मॉडेस्ट थे, मॉडरेट हाइट के थे, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह से छलांग लेगी बॉल शॉर्ट ऑफ अ लेग से। और गावस्कर एक्चुअली उनकी टेक्निक बिल्कुल गलत नहीं थी, सॉफ्ट हैंड से उन्हें खेलने की कोशिश की, लेकिन जो इम्पैक्ट था गेंद का इतना तेज था कि बैट उनके हाथ से गिर गया। और आप सोचें कि एक तरह से सन्नाटा हो गया इंडिया में कि गावस्कर के हाथ से बैट गिर गया और हम वो मैच हारे, तो फिर यानी कि बचने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन गावस्कर जैसे हम जानते हैं उस सीरीज में अगले मैच में 121 बनाए। सर ससुराल में बेइज्जती होना वैसे ही बड़ा खलता है लोगों को। हाँ, दिल्ली में 121 रन बनाए और फिर 236 मद्रास में, तो ब्रैडमैन को इक्वल किया और ब्रैडमैन से आगे बढ़े उसी सीरीज में। तो चलिए सभा भाई, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है आपसे जान लेते हैं। टॉस, क्योंकि ग्रीन पार्क में आपने भी क्रिकेट खेला है, कैसे आप टॉस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं इस मैच में? न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजीव, क्योंकि न्यूजीलैंड तो यही चाहेगा कि वो पहले टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करें, फर्स्ट चूज विकेट का उनको मिले और वो कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करें। मेरे विचार से टॉस की अहमियत भारत के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब यही है कि टेस्ट मैचेस में आप चाहते हैं इंडियन कंडीशंस में आप टॉस जीते पहले बैटिंग करें, बट मुझे लगता है कि हमारी टीम ज्यादा वेल राउंडेड है, ज्यादा अनुभव है उनको भारतीय कंडीशंस में खेलने का, और उसके ऊपर से हमारे पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और ये जो 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं ये हमेशा तंग करेंगे न्यूजीलैंड को। सर चलते चलते ईशांत शर्मा, उमेश यादव, सिराज में से किसको आप खेलते देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक्चुअली सिराज तो खेलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है और वो नौजवान खिलाड़ी, उनको इंकरेज भी करना चाहिए। बिटवीन ईशांत एंड उमेश बिल्कुल एक तरह के टॉसअप है। अगर आप ईशांत का पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो रेगुलरली विकेट्स लेते आ रहे हैं। पहले ऐसे लग रहा था अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन विकेट्स इंडिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है सर। हाँ, रिवर्स तो करते हैं, रिवर्स करते हैं। और उमेश का भी जो है इंडिया में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हमेशा उनको इंडिया में मैचेस होती तो ले आते थे, क्योंकि वो स्विंग कराते हैं, लेट स्विंग है उनके पास। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स तो खेलेंगे, लेकिन गेंदबाज में से 2 कौन से होते हैं या 1 कौन होता है सिराज के अलावा, ये देखना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर, और जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो हम 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा अयाज सर को भी आप सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं @cricketwalla पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल भेजने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IBM Podcast Network. On Cyrus Says, author Shrabani Basu joins Cyrus. They discuss her latest book, The Mystery of the Parsi Lawyer, Arthur Conan Doyle, George Idalji, and The Case of the Foreigner in the English Village. We have another new show launching this week, Wars and Warriors, narrated by Air Vice Marshal Arjun Subramaniam. We're launching this podcast to commemorate the 50th anniversary of the India-Pakistan War of 1971. The podcast is on wars and conflicts in the history of independent India. Tune in to hear some of the fiercest battles that our men and women at the borders have had to brave through. On Smarter with Sid, Siddharth shares the concepts of top-down camp and bottom-up camp. These are different approaches to incorporate changes in one's lifestyle. On Tere Mere Raste, Keshav takes us to the nursery of temples, Aihole and Patatakal, the spiritual and religious center of the erstwhile Chalukya Empire. And on Marathi Kirkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh, Dr. Preeti Pottar, they discuss her contribution to audio-visual media. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Flay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का।
आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार।